गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो वीडियो है बीए पार्ट थर्ड की पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के कारणों को पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। इसकी असफलता के 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। मेरठ का विद्रोह, सिखों व गोरखों की गद्दारी, दक्षिण भारत की उदासीनता, नरेशों का असहयोग और योग्य नेताओं का अभाव। लेकिन कुछ बताते हैं कि ये केंद्रीयभूत विद्रोह और कैनिंग की उदारता भी थी इसका असफलता के कारण। और दूसरा एक और बताते हैं डार्डवेल संगठन का अभाव। तो आज हम देखेंगे कि इस क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे हैं। पहला अपना पॉइंट है मेरठ का विद्रोह। विद्रोह का जो समय तय किया गया था वो 31 मई का दिन था। 1857 तो था ही सही, दिन था 31 मई। सबने ये सोचा था कि इस दिन संपूर्ण भारत में एक साथ विद्रोह किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसके पूर्व भी 2 दिन पहले, उसके थोड़े दिन पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अब जब ये समाचार मेरठ में पहुंचा तो वहां पर 10 मई को ये विद्रोह हो गया। तो एक प्रकार से निश्चित समय से पूर्व विद्रोह करके इस विद्रोह की जो योजना है उसको ही तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार अपरिपक्व अवस्था में विद्रोह आरंभ करने से असफलता निश्चित सी हो गई थी। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे सिखों व गोरखों की गद्दारी। सिख विद्रोह भी हमने हमारे वीडियोस में पढ़ा है कि किस प्रकार से सिखों के जो नेता थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने राज्य के प्रति उन्होंने गद्दारी करी। तो ये 1857 की क्रांति की असफलता के कारण भी बने। राजपूत, सिख व गोरखे अपनी जानते हम लोग कि वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ गिने चुने स्थानों को छोड़कर राजपूतों ने विद्रोह के प्रति उदासीनता ही प्रकट करी और सिखों ने क्या करा, ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। सिख बंगाल सेना से, जिसने पंजाब विलय के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, प्रतिशोध लेना चाहते थे और वे मुगल सम्राट को, जिसने तेग बहादुर को मरवाया था, उसको समर्थन नहीं चाहते थे करना, इसीलिए वह अंग्रेजों के प्रति ही वफादार रहे। इसी प्रकार गोरखों ने अपनी सेनापति जंग बहादुर की अधीनता में अवध पर आक्रमण कर अंग्रेजों की मदद की और भारतीयों से गद्दारी कर इस क्रांति को असफल बना दिया। आज तक हमने जितने भी हमारी असफलता के कारण देखे हैं उसमें बहुत कुछ हमारे खुद के जो भारतीय हैं उनकी गद्दारी ही प्रमुख रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योग्य नेताओं का अभाव। इस समय हमने देखा कौन कौन से थे। एक तो बहादुर शाह जफर, लेकिन वह एक बहादुर शाह जफर विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता तो मान लिया था, लेकिन ये वृद्ध हो चुके थे और इनका जो सफल सैन्य संचालन था और उनसे हम नेतृत्व की भी कोई आशा नहीं कर सकते थे। इसी तरह नाना साहब चतुर अवश्य थे, किंतु उनमें सैन्य संचालन में निपुणता नहीं थी। टाटे टोपे की भी यही स्थिति, वह सैन्य योग्य नहीं था। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह वे थे। अब लक्ष्मीबाई भी वीर थी लेकिन वह अनुभवहीन थी। इसी तरह कुंवर सिंह भी वीर थे परंतु वे अब वृद्ध हो चुके थे और सभी लोग उन्हें अपना नेता मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो नाना साहब, लक्ष्मीबाई, कुंवर साहब, बहादुर शाह मिलकर कार्य नहीं कर सके और इस विद्रोह में ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं हुआ जो सबको संगठित कर संघर्ष को सफलता के द्वार पर पहुंचा सके। फलतः इसमें हम असफल रहे। नरेशों का असहयोग, हमेशा हमने देखा अंग्रेजों का ही साथ दिया था भारतीय नरेशों ने। और सिंधिया के मंत्री दीनकर राव और निजाम के मंत्री सालारगंज ने अपने अपने राज्य में क्रांति को फैलने ही नहीं दिया।
राजपूताना के नरेशों ने भी अंग्रेजों की भरपूर सहायता करी। इसी प्रकार मैसूर के जो राजा थे, पंजाब के जो सिख सरदार थे, मराठे और पूर्वी बंगाल आदि के शासक भी चुपचाप बैठे रहे। यदि वे मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यूह रचना करते तो हो सकता था अंग्रेजों को अपनी जान बचानी पड़ती। और जिन नरेशों ने या सामंतों ने क्रांतिकारी रुख अपनाया, वे भी अपने अपने क्षेत्रों में ही अंग्रेजों से लड़ते रहे। इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें एक एक करके परास्त कर दिया। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की उदासीनता। ये युद्ध हुआ था, ये विद्रोह हुआ था उत्तर भारत में। अब दक्षिण भारत पूर्णतः शांत रहा। यदि वो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विद्रोह होता तो इतने विशाल क्षेत्र में इस विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए असंभव हो जाता। अब जब उत्तर में वो इसका जो प्रमुख केंद्र है बिहार, अवध, रुहेलखंड, चंबल, ये दिल्ली वगैरह ही थे, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी सेनाएं थी उन्हें बुला लिया और विद्रोही क्षेत्रों पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों को एक बहुत ही सीमित क्षेत्रों में विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार दक्षिण भारत की उदासीनता अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई। नागरिकों का असहयोग। जो नरेश विद्रोह भी कर रहे थे, ये जो विद्रोह था कुछ नरेशों, जागीरदारों और सैनिकों तक ही सीमित था। हमारी जो भारतीय जनता थी वह मूलतः कृषक थी और इस वर्ग की सहायता के बिना कोई भी विद्रोह सफल नहीं हो सकता। किंतु जो विद्रोही थे उन्होंने इनका सहयोग ही प्राप्त नहीं किया, तो ये क्रांति जन क्रांति बन ही नहीं सकी। और जो लोग लड़ रहे थे वे भी स्वार्थों के कारण ही लड़ रहे थे, अपने स्वार्थ थे उनके अपने अपने, और विद्रोही मुख्यतः अपनी पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, अतः उनका असफल होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त विप्लवकारियों ने जो लूटपाट मचाई उससे जनसाधारण की सहानुभूति उनके प्रति जाती रही। जेलों को तोड़ने से पेशेवर जो चोर थे, लुटेरे थे, वे बाहर आ गए और उन्होंने अराजकता मचाना शुरू कर दिया। इससे अधिकांश जनता विद्रोहियों से नाराज हो गई और जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनमें अंग्रेजों को परास्त करने की क्षमता नहीं थी। तो इससे इस विप्लव के दो पहलू थे। एक तो ये स्पष्ट हो रहा था कि भारत के ऊपरी शांत वातावरण के तले जन विद्रोह की विराट शक्तियां जन्म ले रही थी, लेकिन दूसरी ओर इस विद्रोह पर दकियानूसी और सामंतवादी शक्तियों की छाप थी। तो इस प्रक्रियावादी स्वरूप के कारण इसे शिक्षित वर्ग का समर्थन भी नहीं मिला। इसके विपरीत जो अंग्रेज थे वे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, अतः इसका असफल होना स्वाभाविक था। अब केंद्रीय संगठन का अभाव। यदि विद्रोह आरंभ होने से कुछ पूर्व संगठन या योजना होती, किंतु विद्रोह आरंभ हो जाने के बाद योजना का क्रमबद्ध कोई रूप दिखाई नहीं दिया। विद्रोही सेनाओं के दिल्ली पहुंचने तक तो किसी भी पूर्व निश्चित योजना का स्वरूप ही दिखाई नहीं दिया, और जो दिखाई दिया वो भी समाप्त सा दिखाई दिया। कोई केंद्रीय संगठन भी नहीं था जो अंग्रेजों की गतिविधियों को ध्यान रखकर उनके सभी क्षेत्रों में अपना आपस में समन्वय करता। जैसे झांसी और बुंदेलखंड में विद्रोह उस समय प्रारंभ हुआ जब दिल्ली और कानपुर में अंग्रेजों को सफलता मिली। तो ऐसे विद्रोह को असफल करना अंग्रेजों जैसे कूटनीतिज्ञों के लिए असंभव नहीं था। अब कुछ कहते हैं कि लॉर्ड कानिंग की उदारता भी इसकी असफलता का कारण बनी। लॉर्ड कानिंग गवर्नर जनरल थे और इन्होंने क्या करा, ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि जो भी हथियार डाल देगा उसके संग न्याय होगा। हिंसा करने वालों को छोड़कर सभी को माफ कर दिया जाएगा। उसने ये भी कहा कि बिना जांच के किसी को भी दंड नहीं दिया जाएगा। और इस घोषणा का क्या हुआ, व्यापक प्रभाव पड़ा और लोगों ने धीरे धीरे अपने हथियार डाल दिए और धीरे धीरे व्यवस्था स्थापित होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ठोस लक्ष्य का अभाव। भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों से अपनी असुविधाओं के कारण विद्रोह किया था। एक तो चर्बी वाले कारतूस थे और दूसरा उनकी असुविधाएं। मुसलमान जहां मुगल सम्राट के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे, वहां हिंदू नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में
हिंदू सर्वोच्चता की पुनः स्थापना करना चाहते थे। तो यही दोनों में, हिंदू मुसलमानों में साम्यता नहीं थी। दूसरा, संपूर्ण विद्रोह काल में अंग्रेज विरोधी भावना के अतिरिक्त कोई सामान्य उद्देश्य उनमें नहीं था। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का अर्थ उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देना ही माना, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। अंग्रेजी शासन करने का अर्थ ये नहीं था। वे ये नहीं समझे कि कुछ अंग्रेजों को समाप्त करने से अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो सकती है। फलस्वरूप कुछ अंग्रेजों की हत्या करने में उन्होंने समस्त अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का लक्ष्य ही भुला दिया, और यही उनकी असफलता का उत्तरदायी कारण था। लास्ट हमारा जो पॉइंट, एक और 10वां पॉइंट हमारा है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। इस समय अंग्रेजों की परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई। यदि ये विद्रोह कुछ समय पूर्व होता था, अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ता, किंतु अब क्या हुआ, इस समय विद्रोह हुआ जब वो परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल हो गई। अब क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था और भारत में देशी नरेश थे, सामंत और बुद्धिजीवी वर्ग थे, वे अब अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। डलहौजी के जो सुधार थे उसके परिणाम स्वरूप सेना के पास रसद आदि भेजने के लिए यातायात का भी अच्छा प्रबंध हो गया था। साथ ही सैनिक समाचार भेजने हेतु संचार व्यवस्था भी स्थापित हो गई थी। तो इन परिस्थितियों में अंग्रेजों के लिए विद्रोह का दमन करना संभव हो गया था। लास्ट हमारे पास पॉइंट आएगा सीमित साधन। विद्रोह के पास सीमित साधन थे, बहुत अत्यंत सीमित। विद्रोह के पास त्याग और बलिदान की भावना वाले सैनिक तो थे, किंतु रणकौशल अंग्रेजों जैसा नहीं था। अंग्रेजों के पास यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सैनिक थे जो रणनीति और कूटनीति दोनों में दक्ष थे, लेकिन विद्रोही केवल मरना जानते थे, लड़ना नहीं। उन्हें आर्थिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रारंभ में तो कुछ सेठों ने उनको सहायता दे दी और उन्होंने सरकारी खजाना भी लूटकर अपना काम चलाया, किंतु आगे चलकर विद्रोहियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत अंग्रेजों की सहायता के लिए अधिकांश जो भारतीय नरेश थे, पंजाब, बंगाल, मद्रास, बंबई आदि का उनको राजस्व उपलब्ध था और इंग्लैंड से पर्याप्त सैन्य सामग्री भी उपलब्ध हो रही थी। तो इस प्रकार सीमित साधनों से क्रांति अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। तो ये सारे कारण 1857 की क्रांति की असफलता के रहे। धन्यवाद।